है 4 नवंबर मंडे। तो आज का जो न्यूज़ फ्रंट पेज पे निकला है वो श्रीनगर के एस्पेक्ट में लेकर निकला है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। वो क्या है, श्रीनगर पे यहाँ पे कुछ अटैक हुए हैं जिसमें 12 लोगों इंजर्ड हुए हैं। यहाँ पे श्रीनगर की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेके यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक वुमन है जो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं, और एटलीस्ट 8 मिलिटेंट अटैक अगर पिछले 1 महीनों की बात करी जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे इस प्रकार के चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है, और इसका एक ही कारण है कि यहाँ पे एक प्रॉपर समाधान नहीं मिल पा रहा है। किसको? भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों इस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहती हैं बार बार। तो यही एक इशू है यहाँ पे। दूसरी जो डेड हीट टर्म दी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहा है। डेड हीट है क्या? तो डेड हीट कुछ नहीं है, ये बैटल ग्राउंड ऑफ यूएसए है। आप सभी लोग जानते हैं 2 दिन के अंदर यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं, उसी को डेड हीट टर्म दिया गया है। काफ़ी न्यूज़ में ये वर्ड टर्मिनोलॉजी चल रही है, इसीलिए आपको सोचा मैं इस डेड हीट से परिचित करा दूं। यहाँ पे 2 पार्टियां हैं जो आपस में भिड़ रही हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिकन पार्टी किसकी है, किसको रिप्रेजेंट करती है? डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट करती है या कमला हैरिस को रिप्रेजेंट करती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये भारत के कुछ तक से है। इस वाले श्रीनगर वाले जोन में ये अटैक हुआ है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम निकल के आई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इस वाले जोन पे हम फोकस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नेक्स्ट एडिटोरियल के लिए होगा। यहाँ पे बात करी जा रही है पाक बे। जो पाक बे है आपका, इससे क्वेश्चंस कई बार आए हैं। ये पाक बे है कहाँ? तो आपको अभी मैं इस स्लाइड में दिखाया हूं, तो यही वाला पार्ट है जो पाक बे की बात कर रहा है। पाक बे, पाक स्ट्रेट, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले उस लोकेशन को हम लोग देखेंगे कि क्या उस लोकेशन में बातें करी जा रही हैं। तो आपका जो पाक बे है, आप देख सकते हैं इस वाले लोकेशन को पाक बे यानी खाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। स्ट्रेट कोई नैरो पासेस होते हैं, ये पाक स्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं। तो स्ट्रेट ये रहा, और खाड़ी के रूप में ये रहा। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करी जाए तो ये कन्याकुमारी आपका सीधे साउदर्न पॉइंट के रूप में दिखता है। तो ये आपका रामेश्वरम, रामेश्वरम से यहाँ पे जब आइएगा तो ये धनुषकोडी का लैंड है। तो यहाँ से यहाँ तक धनुषकोडी है, और यही मैरीटाइम बाउंड्री है जो आपको अभी दिख रही है। ये बाउंड्री, ये मैरीटाइम बाउंड्री है। आशा करते हैं तीनों चीज़ें मैं कंफर्म और क्लियर कर चुका हूँगा। ये पाक स्ट्रेट है, मत भूलिएगा, पाक बे है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी नीचे आती है, पाक स्ट्रेट ऊपर आता है, उसके बाद आता है पाक बे, फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। इसको भी नॉर्थ से साउथ में लगाने को कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो इश्यू आ रही है, उस इश्यू को कैसे टैकल किया जाए। बात क्या निकल के आई है यहाँ पे? बात ये निकल के आई है कि ये वाला रीजन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ के भी फिशरमैन हैं, और यहाँ जाफना वाला जो प्रोविंस है श्रीलंका का, ये देख रहे हैं जाफना, इस वाले प्रोविंस से भी लोग यहाँ तक आते हैं फिशिंग करने के लिए। तो इस वाले प्रोविंस से जब आते हैं तो इंडिया के आर्मी पकड़ लेती है, और इस वाले प्रोविंस से जब आते हैं तो यहाँ की आर्मी पकड़ लेती है। यानी भारत के लोग जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ की आर्मी पकड़ लेती है, और श्रीलंका के लोग जब क्रॉस करते हैं फिशरमैन फिशिंग करते वक्त, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी पकड़ लेती है। तो इंडियन आर्मी पकड़ लेती है तो उनको छोड़ देती है। लेकिन अगर श्रीलंका की आर्मी पकड़ती है तो उनकी बोट उनके पूरी की पूरी एसेट होती है, आप समझ सकते हैं। अगर फिशरमैन है तो उनकी बोट को यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी बोट को कैप्चर कर दी जा रही है, और कितने लोगों की डेथ भी जेल में हो जाती है, कितने लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी डाल दिया जाता है, कितने लोगों को एग्रीमेंट के अंतर्गत छोड़ भी दिया जाता है। तो यही है आदान प्रदान फिशरमैन का लगा रहता है, इधर से उधर और इधर से इधर, क्योंकि ये एक ऐसी बाउंड्री है जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रही है। अब थोड़ी सी इतिहास की अगर बात करें, इतिहास की बात करें तो हम जाएंगे कच्छातीवी आइलैंड, जो अभी आपको पाक बे में है। तो ये कच्छातीवी आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में था, इसको मत भूलिएगा, इसका लोकेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट
हो जाता है। कच्छातीवी आइलैंड अपने समय की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई वासी नहीं रहता था, अनइनहैबिटेड आइलैंड बोला जाता था इसको श्रीलंका गवर्नमेंट के अंतर्गत। जब ब्रिटिश की राज थी 1921 से पहले तक, तो ये सेलोन कंट्री भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, सेलोन कंट्री, जिसको श्रीलंका नाम दिया गया। तो ये ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में था। भारत का ये डिस्प्यूटेड लोकेशन रहा है 1974 तक। 1974 के आसपास आके जो इंदिरा गांधी हैं वो एक एग्रीमेंट करती हैं श्रीलंका के साथ कि ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कच्छातीवी जो आइलैंड है वो श्रीलंकन टेरिटरी को मानी जाती है, वो श्रीलंकन टेरिटरी रेगुलेट करेगी। तो इंडिया की श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट यहाँ पे हो जाती है और ये रिजॉल्व करती है मैरीटाइम बाउंड्री पाक स्ट्रेट से। अभी जो पाक स्ट्रेट दिखाया उसी की बात करी जा रही है। तो ये चीजें पूरी बैकग्राउंड आपको समझा दिया। अब थोड़ा एडिटोरियल में चलते हैं, उसको देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बैकग्राउंड की डिटेलिंग पहले दी कि कम से कम आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों साइड से फिशरमैन, अभी बताया आपको कि यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट निकल के आता है। हर बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आती है। वहाँ के प्रेसिडेंट श्रीलंका की अगर बात करें, रिसेंटली चुनाव हुआ है, तो कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। तो इनका नाम याद रखिएगा, AKD से इनका नाम याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म जो रिजोल्यूशन है उस पर ध्यान देंगे और श्रीलंका की जो बेनिफिट है, जो श्रीलंका के बेनिफिट में, उस सब चीज़ों पर फोकस करेंगे और दोनों देशों के बीच में एक कोऑपरेशन लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिशरमैन यहाँ पे अभी रिसेंटली बात करी जा रही है जो फिश बोट लेके जाते हैं और उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रॉपर GPS होता नहीं है या फिर लाइन बाउंड्री की दिखती नहीं है। ये तो हम लोग अपने इस तरीके से एक GPS की भी बातें कई बार करी जाती हैं कि ऐसे बोट वालों को GPS देने की सुविधाएं प्रदान करी जाए ताकि वो उस बाउंड्री को क्रॉस न कर सके। लेकिन इस प्रकार हर बार संभव नहीं हो पाता। आप मछली मारते मारते आप कब इस जोन में आ जाएंगे वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो यही पार्ट है, यहाँ पे आके इनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब इस इशू को यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात करी जा रही है, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इससे परेशान है, इंडियन गवर्नमेंट भी इससे परेशान है। तो डिस्ट्रक्टिव बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? तो इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो बड़े बड़े नाव लेके जाते हैं और डीप गहरे समुद्र में, यानी गहरे समुद्र में जो मछलियां होती हैं उनको बड़े ट्रॉलर से पकड़ के लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे मछलियों की कमी की वजह से श्रीलंका वाले फिशरमैन भी अपना इशू कंसर्न दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के क्षेत्र में आके मछली मार के निकल जाते हैं, हमें मछली कहाँ मिली? तो उनको भी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है फिशरमैन वाले बेल्ट में अगर देखा जाए तो। फ्रिक्वेंटली अगर बात करी जाए तो जो आपको अभी मैं बताया यहाँ पे आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। एक सेकेंड। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी तमिलियन रहते हैं, जो जाफना वाला पार्ट है, इनको अपना एक, इनको भी तमिल श्रीलंकन बोला जाता है, तमिलनाडु नहीं, तमिलियन श्रीलंकन इनको बोला जाता है। तो तमिलियन श्रीलंकन जाफना में भी हैं, क्योंकि यहीं से माइग्रेट होकर टी प्लांटेशन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने लेके हमें गया था। तो यहाँ पे उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। हालांकि इनको उस प्रकार से अगर बात करी जाए सही प्रकार से, तो रिकॉग्निशन और राइट्स इनको नहीं मिली है, ऑनर रिस्पेक्ट इनको यहाँ पे श्रीलंकन को उस हिसाब से नहीं मिली है। तो ये तमिलियन है जो श्रीलंकन बने यहाँ पे रहते हैं, इनकी भी अपनी एक इशू है निकल के श्रीलंकन गवर्नमेंट से। अब इस इशू को मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तमिलियन हैं जो कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भी तमिलियन हैं जो निकल के जाते हैं फिशिंग करने। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, उसी की बात कर रहे हैं कि इसको फ्रिक्वेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट जो फिशरमैन का बोर्ड है वो यहाँ पे कहीं से कहीं आए और इसको सुलझाए। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन भी आपको मैं दिखाया अभी, ये रेड वाली लाइन, तो ये लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है। तो कैसे फिक्स होगा? यही सारी इशू है, बहुत सारी चीज़ें। कई बार ये भी बोला गया कि GPS सिस्टम को दिया जाए उनको, तब जाकर के चीज़ें सही होंगी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन यहाँ पे ये कहें कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं अभी रिसेंटली बहुत सारे, और उनकी नावें भी रख ली हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट कैजुअलिटी डेथ भी हुई है। ये सारे जो जेल में जाते हुए भारतीय फिशरमैन हैं उनकी संख्या बड़ी है। इस इकोसिस्टम कंजर्वेशन
को कंजर्व करने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर ये सीज है, ओशियन है, सी और ओशियन हम गए और पूरी की पूरी मछलियाँ मार के लेके चले आए अपनी इकोनॉमी अच्छा करने के लिए, अपना इनकम अच्छा करने के लिए, ये सही नहीं है। ये कहीं न कहीं मरीन इकोसिस्टम को और खतरा पैदा करता है। तो इंडिया को भी इस प्रकार से डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सचेत होने की ज़रूरत है और एक अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है, किस हिसाब से हम इस सब चीज़ को सूटेबल कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न प्रोविंस जो जाफना का दिखाया वो भी है और फिशरमैन दोनों कंट्री के यहाँ पे कहीं न कहीं इस चीज़ को समझें कि किस प्रकार से इसको डील किया जा सकता है और दोनों लोगों को पैरेलली लेके चला जा सकता है, क्योंकि नीड दोनों की है, दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं और दोनों लोग फिशिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस एरिया को अगर हम सही तरीके से देखें, ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। कौन सा एरिया? यही वाली एरिया। इस एरिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। कच्छातीवी आइलैंड के भी लिए दे दिया आपको, डिटेलिंग दे दिया और इसकी भी डिटेलिंग और इसका डिटेलिंग तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। आशा करता हूँ ये एडिटोरियल जो आपको अभी मैं बताया वो क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। आपके इंस्पिरेशन से ही नए-नए वीडियो मैं लेके आ पाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली आपके रसिया के कजान सिटी में हुई है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। तो ब्रिक्स की पूरी डिटेलिंग आपको मैं कई बार दिया हूँ, लेकिन पुनः एक बार इस डिटेलिंग को दे दूंगा। ये जो एडिटोरियल है पहले भी निकल चुका था, बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें हैं जो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ये पहले इसका नाम ब्रिक था, जिसमें 4 कंट्री आती थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ये एक्रोनिम था। 2010 में एस जुड़ जाता है साउथ अफ्रीका के नाम से। ब्रिक जो है ये वर्ड दिया गया था गोल्डमैन सैक इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील के द्वारा यहाँ पे। तो याद रखिएगा सितंबर 2006 में यूएनजीए की 61वीं बैठक होती है, सेशन होती है और यekaterinburg में रसिया में इसकी पहली समिट होती है। तो रसिया में इसकी पहली समिट होती है 2006 में, सितंबर में इसकी पहली समिट होती है। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है ब्रिक्स की? तो संघाई है। 6th ब्रिक्स समिट फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन, ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करता है, याद रखिएगा, जुलाई 2014 में। और यहाँ पे बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट, इसकी बात कर जाएगा तो मेंबर बनते हैं अलॉन्ग विथ ब्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट इस बैंक के मेंबर बनते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं, तो ये सारी कंट्री तो हैं ही। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 में 4 कंट्री जुड़ती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो इजिप्ट हो गई, एथियोपिया हो गई, ईरान हो गई, यूएई, ये 4 कंट्री इसमें जुड़ जाती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। 11 मई 2015 को केवी कामत, इसका पूरा पर्पज अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल है। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन और जीडीपी की बात करें तो काफी अच्छा वेटेज रखती है। अब नेक्स्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ब्रिक्स समिट बूस्ट करेगा इंडिया और ईरान की टाई को। एडिटोरियल की कुछ जो जिस्ट है वो मैं लेके आया हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे समझा सकता हूँ। 16वां ब्रिक की समिट होस्ट हुई है रसिया के कजान सिटी में 22 अक्टूबर 24 के बीच में। तो ईरान और इंडिया दोनों यहाँ पे आपस में एक क्या रखे हैं, एक अपना सिविलाइजेशन फ्रेंडशिप बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। तो उनकी एक मीटिंग हुई थी, उसी में क्या निकल के आ रहा है वो चीज़ें हम निकलेंगे। तो अभी रिसेंटली आपको बता रहे हैं इजराइल प्लस फ़लस्तीन के बीच में जो वार चल रहा है, गाजा में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो रही है लोगों की, खास करके किसकी? चिल्ड्रन की। छोटे छोटे बच्चे जो 1 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, 10 साल 5 साल के बच्चे हैं, उनको मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। प्लस अगर बात करी जाए तो वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए बच्चे और महिलाएं ही आगे आते हैं। अब उसी को हम काट देंगे तो जनरेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। वही बातें यहाँ पे करी जा रही है। तो उस चीज को, इश्यू को लेकर के ईरान यहाँ पे फलस्तीन के डिफेंस में कूद गया। अब ईरान पे क्या कर रहा है? इजराइल भी बम्बार्डिंग कर रहा है। तो इजराइल और ईरान का इश्यू इतना है, तो एक
आशा भरी निगाहों से कौन देख रहा है? ईरान भी देख रहा है। ईरान के अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो पजेस्कियन, मसूद पजेस्कियन इनका नाम है, जो फर्स्ट टाइम लीडर के रूप में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कजान मीटिंग में मिले और ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी हमें समर्थन दें एक इस स्तर पे कि ताकि ये गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट हो ये भी रुक सके और भारत भी इसमें अपना रोल जहां तक हो सके प्रयास करता है। ईरान की बात करें तो आज के डेट में ईरान आपके ब्रिक का भी मेंबर है, एससीओ का भी मेंबर यहाँ पे बताया जा रहा है और भारत का स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन की बात करें ईरान से कि और ज़्यादा मजबूत हो रही है तो चाबहार पोर्ट भी भारत यूज करता है जो ईरान का है और INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये होते हुए जो जाएगा आपके क्या आपके एशियन वाले बेल्ट से निकल के उस साइड पे जाएगा। तो उस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं तो इस एससीओ की भी बातें करनी पड़ेगी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हर प्रकार की चीज़ें होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे क्या क्या ले लीजिए तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी मानी जाती है जो ज्योग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन दोनों कवर करती है। 60% एरिया यूरेशिया का, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जीडीपी 20% जीडीपी ग्लोबल की, तो ये कवर करती है। ये सीओ जो है सक्सेसर है शंघाई 5 का। पहले किस नाम से जाना जाता था? शंघाई 5। 96 में इसकी स्थापना हो जाती है बिटवीन पब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ये लोग मिलके शंघाई 5 बनाते हैं। एक 2 3 4 5 शंघाई 5 ये लोग मिलके बना देते हैं। अब बात आती है 15 जून 2001 की, तो इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में होती है। RATS यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक लेके आ जाती है RATS का। तो हेडक्वार्टर इसका ताशकंद में रखा जाता है। ताशकंद की किसकी कैपिटल है? तो ताशकंद आपके उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो उज्बेकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, याद रखिएगा ये चीजें। उज्बेकिस्तान एससीओ का मेंबर है। ऐसा नहीं है कि ताशकंद में अगर रेड्स है तो इसकी मेंबर नहीं है, एससीओ का मेंबर है, लेकिन रेड्स जो है ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो ये इसका भी मेंबर है। 2004 में एससीओ के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इसी सब चीज़ को काउंटर टेररिज्म एफर्ट अक्रॉस द कंट्री, इस कंट्री के बीच में किस प्रकार से जो टेररिज्म आतंकवाद है उसको सही किया जा सकता है। 2 लैंग्वेज इसकी प्रमुखता है वो चाइनीज और रशियन। 2017 में 2 कंट्री जुड़ती हैं, इंडिया पाकिस्तान साथ साथ एससीओ के फुल मेंबरशिप में। 2023 में ईरान को ऐड कर लिया जाता है जुलाई में, और जुलाई 2024 में बेलारूस को ऐड किया गया है रिसेंटली। तो याद रखिएगा बेलारूस 2024 में रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ये थी इसकी डिटेलिंग। अब अगर बात करते हैं ये सारी चीजें, तो एनर्जी की कोऑपरेशन और डिफेंस की टाई ये पॉसिबिलिटी है कि किस प्रकार से हमारे रिश्तों को मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के पास ऑयल का भंडार है और इंडिया को इसकी जरूरत है। तो सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट बातें निकल के आ रही हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल। तो ये हम इंडिया की ट्यूबरकुलोसिस बर्डन को देखेंगे, किस हिसाब से इंडिया की ट्यूबरकुलोसिस बढ़ रही है। इंडिया की अगर बात करें तो ग्लोबल टीबी केसेस में 26% आ रहा है, ग्लोबल डेथ में भी 26% आ रहा है। तो 26% टीबी केसेस भी वर्ल्ड में भारत में है और डेथ भी भारत में है। तो जो हम लोगों का ग्रोथ है, रिकवरी है, वो वहीं पे रुका हुआ है, स्टंटेड है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आया है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024। तो इसमें भारत की यही दशा को दर्शाया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे एक चार्ट के रूप में यहाँ पे दिया है, तो टीबी बर्डन कितना है, तो इंडिया का टीबी बर्डन आप देख सकते हैं 26% ग्लोबली। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना, फिर फिलीपीन, फिर पाकिस्तान। ये दूसरा दिखाता है कि डेथ कितना हुआ, तो डेथ देख सकते हैं घटा तो है, 2010 में हम यहाँ थे, 2023 में हम यहाँ पे हैं। तो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास जा रहा है, जो कि ऑफिशियल अभी दिखाया जा रहा है। तीसरा जो दिखा रहा है मेल और फीमेल, तो यहाँ पे ये फीमेल वाला है, ये मेल वाला है। तो देख सकते हैं मेल फीमेल वाला केस कैसे निकल के आ रहा है। तो ये पर टीबी इंसिडेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन इंडिया पे दिखाया जा रहा है।
मेल फीमेल की 5 से 24 एज की ग्रुप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस हिसाब से स्पाइक हुआ है। दूसरा, टीबी केसेस इंडिया की एट्रीब्यूशन रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर भी हैं। तो अंडर नरिशन ही है बच्चों को, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग भी चल रहा है, अल्कोहल यूज, HIV पेशेंट, इस प्रकार का चीज़ें निकल के आ रही हैं जो स्पाइक कर रही हैं। दूसरी जो फंडिंग की बात करी जा रही है, आखिर में वर्ल्ड से भी कई सारी फंडिंग होती हैं, तो फंडिंग भारत में अगर बात करें 2019 में तो वो कितनी रेशियो की थी। इंटरनेशनल फंडिंग ये वाली लाइन है और डोमेस्टिक अपनी फंडिंग भारत में ये है। 2023 में देखिए फंडिंग कैसे गिर के कम हुई है, और 2023 की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग सिकुड़ गई है और यहाँ पे डोमेस्टिक फंडिंग भी सिकुड़ी है। तो दोनों कहीं ना कहीं फंडिंग की वजह से सिकुड़ रहे हैं। तो इसका कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, मेरा क्वेश्चन अब ये है आपसे कि भारत, इंडिया टीबी को किस साल एलिमिनेशन रखा है, 2000 कब तक? तो ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए टीबी की कुछ बैकग्राउंड डिटेलिंग्स भी आपको देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शंस की। लेटेंट टीबी क्या होता है, एक्टिव टीबी। ये टीबी एक्टिव वो होती है जो आपको सिम्टम दिखाती है, वो पता चल जाती है कि हाँ भैया आपको टीबी है, वो आपको ही नजर आएगी कि कुछ तो हमको हो गया है। लेटेंट टीबी वो आपके अंदर लेटेंट होती है, यानी छिपी हुई होती है, कोई सिम्टम नहीं दिखाती है। जैसे इसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई कंटेजियस नहीं होगा, लेकिन इसमें आप 3 से 4 महीने तक एंटीबायोटिक लेंगे तो ये टीबी खत्म हो सकती है। यहाँ पे आपको कफ होगा, खांसी, चेस्ट में पेन होगा, थकावट होगी और ये दूसरे तक पहुंचा जा सकता है और आसानी से स्प्रेड हो जाता है। 4-5 महीने इसको दवा लीजिएगा तो ये भी ट्रीटेड हो जाएगी। अब बात करें भारत में 2022 के आंकड़ों को, टीबी को देखें तो दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस देखने को मिले हैं। अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग की देखें, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री, तो किस बैक्टीरिया वायरस से ये चीज़ें होती हैं और किसने इसका इन्वेंशन किया। तो रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका खोज किया। 1882 में 24 मार्च को इन्होंने बोला MTB नाम का एक बैक्टीरिया जो इसका एक कारण का इसको इन्फेक्ट करने का कारण यहाँ पे निकलता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये कॉज करता है। इन्होंने बैसिलस किया कि बैसिलस ये है जो यहाँ पे कॉज कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी डेथ हो रही है। 1905 में इनको नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी कह लीजिए या फिर मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबेल अवार्ड मिला 1905 में। पिछले कई सेंचुरीज में अगर आप चले जाएं तो 1600 से लेके 1900 के बीच में यूरोप में ये एक महामारी के रूप में फैला, जिसे प्लेग बोलते थे। अब ये कहा गया 25% से लेके 30% जो डेथ कॉज है ये इसी डिजीज से हुई है, इस 1600 से लेके 1900 के बीच में। 1600 से 1800 के बीच में तो मान के चलिए 4 में से 1 से 2 लोग प्लेग से ही मरते थे, इतनी बुरी हाल थी 1600 से लेके 1700-1800 में। तो इसको वाइट डेथ भी बोला गया है, वाइट प्लेग भी नाम दिया गया है। यहाँ पे MDR टीबी होती है, एक XDR टीबी होती है। ये क्या है MDR टीबी, XDR टीबी? तो आपको बता दें, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, और XDR टीबी एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। मान लीजिए आपको फर्स्ट स्टेज की टीबी हो गई तो आपको XY मेडिसिन मिला, 4 महीने आपने खाया और 6 महीने का कोर्स था, तो 4 महीने ही खाया, 2 महीने आपने नहीं खाया, तो आपको क्या होगा, आपको फिर MDR टीबी हो जाएगा, क्योंकि उसका कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जाएगा, यानी पिछला जो आपने दवाई खाई थी वो अब आप पर काबू नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है बैक्टीरिया और ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं बैक्टीरिया पे, तो वो बैक्टीरिया उससे लड़ने की शक्ति स्वयं खोज लिया है, तो वो इफेक्टिव रहा नहीं, इसलिए उसको MDR टीबी हो जाएगी। अगर MDR में आपने लापरवाही करी, जितना महीने आपको बोला गया आपने उसका कंजम्पशन नहीं किया, दवा का यूजेज नहीं किया, तो आपको XDR टीबी हो जाएगा। या अब आपको MDR में जो दवाएं चलती थी उससे पावरफुल एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी, नई मेडिसिन देनी पड़ेगी, तब जाकर के XDR टीबी सही होगी। तो ये अगर ड्रग डोज सही प्रकार से आप सही टाइम पे लेते रहें, जो कोर्स है आपका
उसमें लेते रहें, तब जा कर के ये चीज़ें सही होंगी। आशा करते हैं ये बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से यहाँ हमें इंस्पिरेशन मिलती है। नया कोस्टल जोन प्लान आया है किस स्टेट के लिए? तो केरला के लिए पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। न्यू कोस्टल जोन प्लान किस स्टेट का आया है? तो भारत सरकार के लिए आया। क्यों? यहाँ पे हाई टाइड भी आ रहा है, लगभग 50 से 100 मीटर तक आगे निकल के आ जा रहा है। तो नए 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में 50 से लेके 100 मीटर तक हाई टाइड आगे बढ़ गई है। तो वो 10 डिस्ट्रिक्ट कौन है केरला के? कसारगोड, कन्नूर, कोझिकोडे, मलप्पुरम, थिरिसूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलापुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। ये इस जोन में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 10 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लागू होगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैंने डाला है। नेक्स्ट बात करी जा रही है गाजा स्ट्रिप की। तो गाजा स्ट्रिप आप लोगों को मैं कई बार दिखाया हूँ, फिर से यहाँ पे अटैक हुआ है और 31 लोग यहाँ पे मर गए। ये एक बच्चा है जो पैलेस्टीनियन है और ये यहाँ पे विलखते हुए रोते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अपने ही भाई, अपने ही रिलेटिव को खो दिए हैं। तो इजराइल के अटैक में, बम्बार्डिंग में बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड देखें तो गाजा स्ट्रिप यही है, इसी को गाजा स्ट्रिप हम लोग बोलते हैं। अगर सही प्रकार से देखें तो गाजा आपका ये रहा जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको क्या दिखा रहे हैं? गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक वाला रीजन और इजराइल ये। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए 1947 में, तो 1947 में जो भी थी, हाँ 1947 में जो भी थी तो ये पैलेस्टीनियन थी। जो भी ग्रीन चीज़ है वो पैलेस्टीनियन की है और वाइट वाले जेविश हैं। तो यहाँ पे देखिए 1947 में कितने सिकुड़े हुए लोग थे, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई कर करके अपने को डेवलप कर करके ये आज पूरे के पूरे इजराइल बन चुके हैं। तो कभी ये पैलेस्टीन था, देखिए आज इजराइल के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो ये आज का परिदृश्य और भी बेकार है। ये तो लगभग 2020 का है, ये 4 साल 5 साल बाद जब देखिएगा ये परिदृश्य और सिकुड़ गया है और यहाँ पे अटैक तो हुआ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं होमिसाइड, जीनोसाइड, कुछ भी बोल लीजिए, यहाँ पे इनको हटाने का प्लान चल रहा है। ये पूरी कहानी थी। यहाँ पे स्पेन में हम सभी लोग जानते हैं, स्पेन के यहाँ पे राजा ये आए हुए हैं, इनको कई सारे लोग गुस्सा के कीचड़ भी मारे हैं, तो जिसके कारण बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। तो स्पेन के किंग का क्या नाम है? फिलिप 6 जो कि पिक्चर में नजर आ रहे हैं, और यहाँ के क्वीन लेटिजा और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज यहाँ पे कई बार हैकल हुए हैं, बोलते बोलते कई सारे इश्यू, कई सारे इंसिडेंट का सामना भी किए हैं क्योंकि वहाँ की जनता नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि 200+ लोगों की स्पेन में बाढ़ की वजह से डेथ हो गई है। अब वहाँ पे डेथ हो गई है तो बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या बुरा हाल है। यहाँ पे यही स्पेन की 200+ लोगों की डेथ हुई है। तो वेलेनेशिया स्पेन में ये इश्यू निकल के आ रही है। स्पेन कहाँ है? आपके भारत के कंसर्न में अगर देखा जाए तो स्पेन यहाँ पे पोर्तुगल से बॉर्डर टच करती है। ये सारी डिटेलिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।